नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 28 अक्टूबर और छठ वठ मना लिया होगा आप लोगों ने। ढेर सारी शुभकामनाएं मैंने पहले ही दे दी थी, तो अब फिर से तैयारी में लग जाइए क्योंकि अब कोई त्यौहार वगैरह नहीं आएगा। अब आएगा रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली अगले वीक में। आज तो मंगलवार हो गया है, इस वीक में आने की संभावना कम है। अगले वीक में आपका रिजल्ट मिल जाएगा मेरे हिसाब से। वैसे कहीं कहीं पर चल रहा है कि छठ के ठीक बाद भी इस वीक में भी दिया जा सकता है। तो आपका रिजल्ट बस अब आने ही वाला है और उसके बाद से मेंस एग्जामिनेशन मार्च में होगा और एईडीओ का एग्ज़ाम जनवरी में होगा। तो बीच में बस नवंबर और दिसंबर ही बचा। ठीक है, तो कृपया सही से प्रिपरेशन कीजिएगा। आज वीडियो छोटा ही होगा, शुरुआत कर दिया मैंने आज से फिर से। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आसियान का जो समिट हुआ है तो देखेंगे, प्रधानमंत्री जी ने उसमें पार्टिसिपेट किया तो उसका छोटा सेक्शन देखेंगे। बाकी भारत आसियान संबंध को हम लोग आईआर में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा दो और टॉपिक हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। एक काफिला सिस्टम को देखेंगे क्या है, जिसको सऊदी अरब ने ख़त्म किया है और भारत के बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं। और यह पॉजिटिव साइन है, कोई निगेटिव नहीं है, इसमें सही चीज़ है। इसके अलावा एक और टॉपिक है जिसको मैं पढ़ाऊंगा आपको। कश्मीर में एक अद्भुत प्रकार के बाग का उद्घाटन किया गया है, तो उसके बारे में प्रीलिम एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। और एक चीज़ और है, एईडीओ के लिए जो भी सीरियस हैं, अगर डेली प्रैक्टिस करना हो तो जुड़ जाइएगा। कब तक चीज़ों को टालते रहेंगे, आप जुड़ जाएंगे तो डे बाय डे आपका प्रैक्टिस होगा। आज से ही मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस शुरू होगा। पॉलिटी का मैंने किया है कंप्लीट, उसके भी लिंक अवेलेबल है, आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री आज से शुरू कर रहा हूँ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। GS2 आंसर राइटिंग जो शुरू किया था पिछले मंडे से मैंने, काफ़ी सही तरीके से चल रहा है। अगर आपको जुड़ना हो तो जुड़ सकते हैं। डेली अभ्यास के लिए, डे बाय डे के लिए, एक दिन की तैयारी नहीं होती है, डेली आपको तैयारी करना पड़ता है। देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या है कि जो SIR का प्रोसेस बिहार में किया गया, अब इलेक्शन कमीशन जो है पूरे देश में ही करेगा। इसको दो भागों में किया जाएगा। सबसे पहले जो है 2026 में सबसे पहले वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश और गोवा में किया जाएगा। यह पहले चरण में किया जाएगा। और 2027 ईस्वी में राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में किया जाएगा। और यह SIR शुरू हो रहा है। SIR का मतलब पता ही है आपको। इलेक्शन कमीशन जो है वो वोटर लिस्ट को फिर से रिवाइज कर रही है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसको कहा जाता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसको कहा जाता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसको कहा जाता है। और चूंकि बिहार में जब SIR हुआ है तो इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगे कि भाई बहुत जल्दबाजी में आपने करवाया। तो अगले साल जिन राज्यों में इलेक्शन होने वाला है उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो SIR कंडक्ट करवाने जा रही है। तो SIR प्रोसेस तो मैं आपको समझा चुका हूँ। इसके बारे में जो भी अपडेट होगा वो भी मैं आपको आने वाले समय में समझा दूंगा। इसके अलावा एक और न्यूज़ है। अभी जो हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं, क्या नाम है इनका नाम है BR गवई। ये ST कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपने सक्सेसर के तौर पर, इनके बाद जो हमारे CJI बनेंगे वो कौन बनेंगे, तो उन्होंने सूर्यकांत जी के नाम को रिकमेंड किया है। 5 जज बैठे और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भारत का अब CJI कौन होगा। क्या यह प्रोसेस लोकतांत्रिक लगता है आपको कहीं से भी? क्या इसमें कुछ सुधार नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन किस आधार पर इन्होंने सूर्यकांत जी को रिकमेंड किया है? हो सकता है बहुत अच्छे हों, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको प्रोसेस के बारे में सोचने के लिए कह रहा हूँ। क्या एक लोकतांत्रिक देश में हाईएस्ट पद पर बैठे हुए जज के नियुक्ति के लिए कोई ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए थी? 4-5 जजों ने मिलकर के कैसे ये डिसाइड कर लिया कि सूर्यकांत महोदय ही होंगे? क्या पता इनसे कोई योग्य हों, क्या पता ये सर्वश्रेष्ठ हों, ये भी तो हो सकता है। यहाँ पर बात प्रोसेस की है। प्रोसेस पर कोई भी सुधार नहीं किया गया है बहुत सारे वर्षों से। देखिए आज का पहला न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तिमोर लेस्टे के बारे में बताऊँगा, जो आसियान का नया मेंबर बना है। आसियान का नया मेंबर बना है तिमोर लेस्टे, जिसकी राजधानी दिल्ली है। हाँ, सही सुन रहे आप। तो तिमोर लेस्टे को पूर्वी तिमोर भी कहा जाता है। जरा उसको देखते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं। देखिए क्या है पहला न्यूज़। देखिए भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो गए तो नहीं थे वहाँ पर, S जयशंकर गए थे वहाँ पर, और S जयशंकर वहाँ पर अमेरिकी समकक्ष से मिले भी हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने आसियान को संबोधित किया, वहाँ पर भाग लिया।
जिसमें उन्होंने बोला कि दक्षिण दक्षिण सहयोग में आसियान बहुत बड़ा मजबूत पिलर है। उन्होंने तिमोर लेस्टे का मेंबर के तौर पर स्वागत भी किया। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी बातें की, हमारे कॉरपोरेशन की बात की कि किस प्रकार से हम दोनों जो हैं वो पार्टनरशिप में आगे बढ़ रहे हैं। तमाम तरह के प्रोजेक्ट की भी उन्होंने चर्चा की। ये प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में आपको IR का डिटेल वीडियो जो आज ही अपलोड होगा उसमें मैं समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको इसकी बेसिक जानकारी देता हूं और तिमोर लेस्टे जो नया मेंबर बना है उसके बारे में बता देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने वहां पर भाग लिया। आसियान भारत वस्तुओं पर व्यापार समझौता को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रही है। साथ में ही आसियान भारत कार्य योजना 2026-2030 के कार्यान्वयन पर भी फोकस किया जा रहा है। क्षेत्र कौन कौन से हैं हम दोनों के बीच वार्तालाप के भारत और आसियान में? तो व्यापार है, निवेश है, शिक्षा है, खाद्य सुरक्षा, तकनीकी विकास, इसके अलावा कल्चर के अलावा डिफेंस के अलावा कनेक्टिविटी के अलावा पीपल टू पीपल सहयोग पर हम लोग जोर दे रहे हैं। तो यानी कि जितने भी सहयोग के क्षेत्र संभव हो सकते, पॉसिबिलिटी बनती है, उन सभी क्षेत्रों में भारत और आसियान जो हैं यह एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। हमारा आसियान के साथ बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार भी होता है और आसियान पहला ऐसा ट्रेड ग्रुप था, पहला ऐसा आर्थिक ग्रुप था जिसके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया था। तिमोर लेस्टे का उन्होंने स्वागत किया। आसियान के नवीनतम सदस्य तिमोर लेस्टे, देखिए कहाँ पर है ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है आपको, ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर यहाँ पर छोटा सा, इस पर इंडोनेशिया है, बाकी हिस्सों पर यहाँ पर है, इस आइलैंड के पूर्वी सिरे पर तिमोर लेस्टे है। एक छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा, लेकिन अब यह आसियान का मेंबर बन गया है। पिछले वर्ष ही इसने आसियान के मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था और इसका मेंबरशिप अब स्वीकृत हो गया है। तिमोर लेस्टे इसका 11वां मेंबर बना है, ये भी याद रखेंगे, यह पूछा जा सकता है आपसे। इसकी राजधानी देखिए क्या है, दिल्ली लिखा हुआ है इसकी राजधानी दिल्ली। कई सारे लोग दिल्ली भी बोल देते हैं, इसकी राजधानी भी याद रखिएगा। और ये छोटा सा देश है, बहुत सारे लोगों ने आज ही नाम ही सुना होगा, तिमोर लेस्टे इसका नाम है। दरअसल में यहाँ पर देखिए पापुआ न्यू गिनी है, यहाँ पर सोलोमन आइलैंड है, बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड देश हैं जो किस में आते हैं, तो इंडो पैसिफिक रीजन। यह इंडियन ओशियन है और यह पैसिफिक ओशियन है, इस रीजन में आते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में आते हैं। वैसे इंडो पैसिफिक जो है अफ्रीका के पूर्वी कोस्ट से शुरू होकर के प्रशांत महासागर के दूसरे छोर तक जाता है, लेकिन इंडो पैसिफिक रीजन इसी को कहा जाता है, मुख्य रूप से जो कहा जाता है। यहीं पर भारत भी है, यहाँ पर भारत है। भारत में भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से ही एक चक्रवात आ रहा है जिसका नाम है मोथा चक्रवात, आंध्र प्रदेश के एरिया में फॉल होगा। इसी के साथ दुनिया का एक सबसे खतरनाक चक्रवात, आज से पहले दुनिया ने ऐसी चक्रवात नहीं देखी थी, जो कैरिबियन आइलैंड जो है अमेरिका के पास में, मध्य अमेरिका में, वहाँ पर आ रहा है, जिसकी रफ्तार जो है 280 किलोमीटर पर आवर है। 300 किलोमीटर पर आवर के अप्रॉक्स इसकी स्पीड है। ये चक्रवात बहुत भारी तबाही मचाने वाला है। लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ज़रा इमेजिन कीजिए 300 किलोमीटर की रफ्तार से अगर हवा चलेगी तो क्या होगा। जो भी हमारे अभी के इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, घर बनते हैं, खिड़की लगाते हैं, शीशा लगाते हैं, वो सब उड़ जाएगा उसमें। तो इतनी तेज़ी रफ्तार से ये पृथ्वी का आज तक का सबसे खतरनाक तूफान होगा। इसका नाम वगैरह इसके बारे में डिटेल कल मैं आपको पढ़ाऊँगा। फिलहाल आप देखिए ये क्या है। पूर्वी तिमोर, जिसे तिमोर लेस्टे के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण पूर्व में तिमोर सागर, उत्तर में वेटार जलडमरू मध्य, इसके बारे में पूछ सकता है आपसे। उत्तर पश्चिम में ओम्बाई जलडमरू मध्य और दक्षिण पश्चिम में पश्चिमी तिमोर इंडोनेशिया का प्रांत है, पूर्वी नुसा तेंगरा का हिस्सा से घिरा हुआ है। यानी कि वेस्टर्न तिमोर जो है वह किसका भाग है, तो इंडोनेशिया का भाग है। पूर्वी तिमोर को तिमोर लेस्टे भी कहा जाता है, ईस्टर्न तिमोर को तिमोर लेस्टे भी कहा जाता है। और यही जो है यह एक स्वतंत्र देश है जो आसियान का मेंबर बना है। पूर्वी तिमोर में तिमोर द्वीप के पूर्वी आधा हिस्सा शामिल है, जिसका पश्चिमी आधा हिस्सा इंडोनेशिया का हिस्सा है। ये जो छोटा सा आइलैंड है, इसका ये जो पीछे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, वेस्टर्न हिस्सा जो देख रहे हैं, यह इंडोनेशिया का भाग है। और ये जो ईस्टर्न आप छोटा सा देख रहे हैं, यह किसका भाग है, तो यह एक स्वतंत्र देश है। यह एक स्वतंत्र देश है। जैसे यह गिनी आइलैंड जो है, इस पर पापुआ न्यू गिनी ईस्ट में है और वेस्ट में इंडोनेशिया है। तो इसको भी याद रखिएगा, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए।
पूर्वी तिमोर जिसे 18वीं शताब्दी में पुर्तगाल ने उपनिवेश बनाया। पुर्तगाल के शासन के बाद 1975 में इंडोनेशिया द्वारा कब्जा कर लिया गया, जिसके कारण यहाँ स्वतंत्रता के लिए एक लंबा संघर्ष चला। यानी कि पुर्तगाल ने छोड़ा तो किसने कब्जा कर लिया? इंडोनेशिया ने इस पर कब्जा कर लिया था। वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी हुए जनमत संग्रह में पूर्वी तिमोरियों ने स्वतंत्रता के लिए मतदान किया, जिसके कारण शांति सेना के हस्तक्षेप तक हिंसा जारी रही और 2002 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको आधिकारिक देश के रूप में मान्यता दे दिया गया। आपसे पूछ सकता है कि तिमोर लेस्टे को कब आधिकारिक रूप से देश के रूप में मान्यता दिया गया, तो आप 2002 बता सकते हैं। यह पूछा जा सकता है प्रीलिम एग्जाम में। अब यहाँ से जो आगे है ये मैं आपको आज ही IR के वीडियो में डिटेल पढ़ाऊंगा। भारत आसियान वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी अभी आसियान की बैठक हुई है और मोदी जी इसमें शामिल नहीं हुए हैं। इससे पहले कोरोना काल में 2020-21 में केवल नहीं गए थे प्रधानमंत्री जी, नहीं तो हर बार वो पार्टिसिपेट करने गए हैं 2014 के पश्चात से। इसको जरूर देखेंगे। फिलहाल हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या। अगला न्यूज़ है कि सऊदी अरब ने काफिला प्रणाली को समाप्त कर दिया है। 26 लाख भारतीय प्रवासी जो वहाँ पर रहते हैं उनके लिए यह एक राहत जैसा होगा। क्या है काफिला प्रणाली? इस प्रणाली के तहत जो एम्प्लॉयर होता है, जो नियोक्ता होता है, जो आपको हायर करता है, जो आपको नौकरी देता है, उसके पास में बहुत सारे अधिकार मिल जाते थे इस प्रणाली का। जैसे आपने सुना होगा, आपके गांव घर से भी ख़ास तौर से मुस्लिम लोग पहले जाते थे कि सऊदी अरब गए हैं, अरब गया है काम करने के लिए, तो सुना होगा कि उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया, वो आ ही नहीं रहा है 5 साल से। तो ये प्रणाली जो है कहीं ना कहीं शोषणकारी होता था, एक तरीके से लोगों को गुलाम बना करके रखने की प्रणाली थी। आज के समय का गुलाम ऐसा ही होता है, कोई इसको रस्सी में बांध कर नहीं रखा जाता है। आप उसका पासपोर्ट जब्त कर लीजिए, ऑलरेडी वो रस्सी में बंध गया है ना। तो यही प्रणाली थी जिसको ख़त्म किया गया है। देखिए क्या है, सऊदी अरब ने अपने लंबे समय से चले आ रहे काफिला प्रणाली, जो एक विवादास्पद श्रम प्रायोजन मॉडल था, को समाप्त करने की घोषणा कर दी है और इसको अब समाप्त किया जाएगा। सऊदी अरब में बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन किए जा रहे हैं। कोशिश किया जा रहा है कि धार्मिक स्वरूप रहते हुए ही इसको मॉडर्न किया जाए, इस सोसाइटी को, देश को मॉडर्न किया जाए। इस सुधार का अनावरण जून 2025 में किया गया था। इससे लगभग 13 मिलियन विदेशी श्रमिकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। 2.6 मिलियन से अधिक भारतीय भी इसमें शामिल हैं। 13 मिलियन लोग विदेशी श्रमिक जो वहाँ पर रहते हैं वो इस प्रणाली से प्रभावित थे। 13 मिलियन का मतलब कितना हो गया? करोड़ों में हो गया। और 2.6 मिलियन, लगभग 26 लाख भारतीय जो हैं वो इसमें शामिल हैं। सऊदी अरब की काफिला प्रणाली है क्या भाई? तो काफिला प्रणाली, जिसका अरबी में क्या होता है अर्थ? तो प्रायोजन। प्रायोजन का मतलब कि जिसके यहाँ पर आप काम करने जाते हैं वो स्थानीय नियोक्ता या कफील, कफील शब्द से बना है काफिला। कफील क्या काम होता है इसका? तो लोगों को हायर करना, लोगों को हायर करना, नौकरी देना, लोगों को बुलाना काम करने के लिए, यही इसका काम होता है। जो विदेशी कर्मचारी के वीज़ा और निवास के कानूनी जिम्मेदारी लेता था, कफील नामक लोगों को क्या करता था? ये विदेशी कर्मचारी भारत में आए तो उनके वीज़ा, उनका निवास इत्यादि की देखरेख करने का काम यही होता है। तो हायर करके जो लोग लाए जाते हैं उनका वीज़ा, देखरेख, रहना, खाना का इंतजाम यही आदमी करता था। इसीलिए इस प्रणाली को काफिला कह दिया गया। 1950 के दशक में तेल उछाल के दौरान विदेशी श्रमिक श्रम प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और 1950 में इसकी शुरुआत इसीलिए की गई थी क्योंकि भारी मात्रा में विदेश से लोग यहाँ पर नौकरी करने के लिए आए, लेकिन उनके ऊपर में थोड़ा सा सख्ती बरता गया था। अपमानजनक क्यों माना जाता है? नियोक्ता अक्सर पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं, वेतन में देरी करते हैं और यात्रा पर प्रतिबंध लगा देते हैं। 2 दिन पहले ही एक इलाहाबाद के युवक का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसने वीडियो बना करके अपलोड किया था कि मैं इलाहाबाद से हूँ, सऊदी अरब में हूँ, फंसा हुआ हूँ, ऊँट चरा रहा हूँ मैं। एक मूवी आई थी, मलयालम मूवी थी, पृथ्वीराज सुकुमारन की, आपने देखी होगी शायद, जिसमें वो सऊदी अरब ले जाता है उसको और वो फंस जाता है वहाँ, फिर वहाँ से वो भागने का प्रयास करता है। वो रियल बनी हुई मूवी है, वो रियल इंसिडेंट पर बनी हुई है, उस नाम का आदमी मौजूद है। तो ये सब सिस्टम को अगर आपको समझना है तो इस प्रकार की चीज़ अगर आर्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या था ये सिस्टम, कितना शोषणकारी है। श्रमिक और प्रायोजक की सहमति के बिना नौकरी नहीं बदल सकते हैं। श्रमिक और प्रायोजक के सहमति के बिना नौकरी नहीं बदल सकते थे, देश नहीं छोड़ सकते थे। ना तो आप वहाँ जॉब चेंज कर सकते हैं, जॉब में आपको वेतन मिलेगा कि नहीं ये भी नियोक्ता डिसाइड करेगा, कितने महीनों पर वेतन मिलेगा, कितनों पर नहीं। भोजन का इंतज़ाम भी वही करते थे।
पासपोर्ट आपकी रख ली जाएगी, आप देश नहीं छोड़ सकते, तो बचा क्या आपके पास। लेकिन रोटी के लिए लोग कुछ भी करते हैं। मानवाधिकार समूहों ने इसकी तुलना आधुनिक दासता से की। मैंने वही आपको समझाया कि अब तो चेन में बांध कर नहीं रखा जाएगा दासों को, और तो अब कैसे रखा जाता है, तो पासपोर्ट छीन लो, है ना। तो यही चीज़ था वो। सऊदी अरब में विदेशी श्रम पर निर्भरता। सऊदी अरब का कार्यबल काफ़ी हद तक प्रवासियों पर निर्भर है। 42% वहाँ पर विदेशी श्रमिक काम करते हैं, यानी कि 100 में से 100 मजदूर अगर काम करें तो 42 जो हैं वो विदेशी होंगे, और जो बाकी बचे हुए होते हैं वो सही पोस्ट पर होते हैं, है ना। इनमें से अधिकांश भारत, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस, भारत में भी नॉर्थ इंडिया से मुस्लिम जाते हैं, साउथ इंडिया से मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम दोनों जाते हैं भर भर के। अब तो नॉर्थ के भी हिंदू लोग जाते हैं और सब जाते हैं अब वहाँ काम करने के लिए। यह निर्णय कतर के श्रम सुधार विजन 2030 से प्रभावित अंतर्राष्ट्रीय जांच और क्षेत्रीय बदलाव के बाद लिया गया है। विजन 2030 का उद्देश्य समाज का आधुनिकीकरण, अर्थव्यवस्था में विविधता लाना है। किसका, तो सऊदी अरब का, जिसके तहत वो समाज में उदारीकरण के तहत आपने देखा होगा महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार दिया गया है, स्टेडियम बैठ करके मैच देखने का अधिकार दिया गया है। तो ये कुछ बेसिक राइट दिए गए हैं। प्रवासी श्रमिकों के लिए परिवर्तन किया गया है। नई प्रणाली अनुबंध आधारित होगी, जिसमें आपको बॉन्ड आधारित होगा। काफिला की जगह पर क्या आएगा, बॉन्ड आधारित सिस्टम आएगा, जिसके द्वारा नियोक्ता जो है उस श्रमिकों को हायर कर सकते हैं। श्रमिक नियोक्ता की मंजूरी के बिना नौकरी बदल सकते हैं और बिना निकासी वीजा के देश छोड़ सकते हैं। दुर्व्यवहार के लिए रिपोर्ट करने के लिए श्रम न्यायालय और शिकायत प्लेटफॉर्म तक पहुंच का विस्तार किया जा रहा है, ताकि किसी का शोषण न हो, ये सुनिश्चित कर रही है वहाँ की सरकार। भारतीय श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, तो यह सुधार, निर्माण, स्वास्थ्य इत्यादि इत्यादि। मतलब यहाँ के जो श्रमिक जाएंगे वो अब इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, हो सकता है कि उनके साथ सही व्यवहार हो वहाँ पर। हालांकि ये सबके साथ नहीं होता है। जो अच्छी नौकरी में जाते हैं उनका लाइफ स्टाइल तो सही होता है। जो कम पढ़े लिखे मजदूर में नौकरी में जाते हैं उनके साथ ये व्यवहार वहाँ पर होता है। अगला टॉपिक देखिए क्या है, कश्मीर का पहला गुलदाउदी उद्यान। इसको जरूर याद रखिएगा। कश्मीर का पहला है। जम्मू कश्मीर ने पर्यटन सत्र को वसंत से आगे बढ़ाने के प्रयास के उद्देश्य से कि केवल वसंत के सीजन में ही वहाँ पर क्यों हो भाई पर्यटन, बाकी महीनों में भी तो हो सकता है। पहला गुलदाउदी क्रिंथेमम गार्डन गुल ए दाऊद आरंभ किया है। यह ट्यूलिप से गुलदाउदी के खिलने तक पर्यटन की निरंतरता बनाए रखने का प्रयास है। ट्यूलिप जो होता है, ट्यूलिप अगर आपने देखा है, मैंने देखा था राष्ट्रपति भवन में। मैं कश्मीर तो नहीं गया हूँ अभी, देखते हैं भविष्य में क्या होता है। तो उसका फूलने का ना विशेष मौसम होता है और उसको ठंडा वातावरण चाहिए और दिन में खिली हुई धूप चाहिए, यानी कि ना तो सर्द धूप होनी चाहिए, ना तो तेज़ शीतलहर होनी चाहिए और ना तो गर्मी होनी चाहिए। धूप खिला हुआ होना चाहिए, तब जाके ट्यूलिप खिलता है। तो ट्यूलिप के कारण ही वहाँ पर मैक्सिमम पर्यटन था बसंत के महीनों में। तब वो विस्तार कैसे हो, तो ट्यूलिप के बाद भी कोई फ्लावर वहाँ पर खिले, बहुत ही सुंदर सा फ्लावर होता है, सर्च कीजिएगा इसको दिख जाएगा आपको ये। तो इसके कारण से यह गार्डन लगाया गया है। यह श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन के समीप में ही जबरवान पर्वत और डल झील के बीच चश्मा शाही में इसको स्थित किया गया, यह बनाया गया है। बहुत ही सुंदर होता है ये। और ये जो पौधा है गुलदाउदी, ये स्टेरेसी परिवार का एक 12मासी शाकीय पादप है। क्वीन ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। बहुत खूबसूरत होता है। यह पूर्वी एशिया, यूरोप का स्थानिक और जापान का राष्ट्रीय पुष्प भी यही है। तो इसको याद रखिएगा। इसके बारे में क्या पता पूछ ले, हाल ही में चर्चा में था गुलदाउदी क्या है, तो कई सारे बच्चे तो उसी में गलत कर देंगे। यह फ्लावर है, बहुत ही सुंदर 12मासी होता है, ये भी याद रखिएगा। सजावटी पादप है, मुख्य रूप से सजाने के लिए उपयोग किया जाता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उग जाता है। 20 से 28 डिग्री सी, रात में 15 से 20 डिग्री सी चाहिए, जो कश्मीर के वातावरण के हिसाब से बिल्कुल सही है। अब तो दिल्ली और नोएडा वगैरह में भी ठंड पड़ने लग गई है, शुरुआत तो हो ही गया है। 15-16 डिग्री टेम्परेचर तो आ ही जाता है मॉर्निंग के समय। तो इसको याद रखिएगा। आज के 3 टॉपिक यही थे। आसियान तिमोर लेस्टे के बारे में मैंने बताया आपको, और मैंने आपको उसके बाद से दूसरा टॉपिक काफिला पढ़ाया है और तीसरा गुलदाउदी के बारे में बताया है। अब IR का दूसरा वीडियो आज अपलोड करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। पढ़ते नहीं है इसलिए मैं नहीं अपलोड कर रहा था, तो आज अपलोड होगा। पढ़िएगा ढंग से, आप कृपया करके फेस्टिवल मोड से अब निकल जाएं और आगे देखें क्या करना है। 2026 आ गया है,
बीच में बस नवंबर, दिसंबर है। उसके बाद 2026 में होंगे हम लोग। तो कोई जॉब वगैरह ले लीजिए, सही रहेगा। कब तक के लिए खींचना है ना। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। ग्रुप में जुड़ना हो टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कीजिएगा, जुड़ जाइएगा। और सीरियसली अब थोड़ा सा पढ़िए। बहुत सारे बच्चे रिजल्ट के कारण से वेट मोड में हैं। ये बहुत ही गलत रणनीति होती है और तरह तरह की एग्ज़ाम में भटकना भी गलत रणनीति होती है। एक दिशा में बढ़िए तो आपको मंजिल आसानी से मिल जाएगी। बीच बीच में रास्ता बदलते रहेंगे तो मंजिल में पहुंचने पर देरी हो जाती है। थैंक यू सो मच।